एक राजयोग सक्सेस देता है, अर्ली सक्सेस देता है, क्विक सक्सेस देता है, स्ट्रगल कम कराता है। लेकिन अगर आप उस राजयोग को क्वांटिफाई कर लें, अगर उसकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊपर तक लेके जाता है। राजयोग सबके पास है, सबकी कुंडली में राजयोग, सबकी कुंडली में राजयोग है। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत से लोगों का ना ये सवाल होता है कि मेरी कुंडली में मुझे पता है राजयोग है, फिर वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता है? मैडम उसका टाइम आता है, जब राजयोग का समय आता है तब लोग सो रहे होते हैं, जैसे कुंभकर्ण। जैसे कुंभकर्ण। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेस, यही राजयोग है। राहु केतु ने अमृत पिया, चाहे वेश बदल के पिया, लेकिन वो उस देवताओं की लाइन में पहुंच गए और सही समय पर पहुंच गए कि उन्होंने पी लिया, तो राजयोग तो मिल गया ना इनको। चाहे आप राहु केतु को जितना मर्जी कहते रहे ये खराब है, वो खराब है, ये तंग करता है, वो करता है, राक्षस था, चीटिंग किया, ये किया, वो किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक फेमस राजयोग है कि कोई प्लैनेट नीच था और उसकी नीचता भंग हो गई, तो वो प्लैनेट आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा, जितना मैं इसे सिंपल टर्म्स में समझती हूँ। जहां कोई नीच का बैठा है उस घर में अगर कोई उच्च का प्लैनेट आ गया, एक्सॉल्टेड, यानी जुपिटर 10 नंबर राशि में, हाँ, नीच का साथ में बैठ गया मंगल, एक्सॉल्टेड मार्स, तो धर्म और एक्शन, मार्स इज एक्शन, जुपिटर इज धर्म। तो जुपिटर कौन है? देवताओं के गुरु, उनके साथ कौन आ गया? बोला सेनापति। अब गुरु की अब नहीं चली तो कब चलेगी? सेनापति उसके साथ पावर मिल गई ना, फुल पावर में। और मंगल तो 10 नंबर राशि में का होता है, अगर ये 10वें घर में आ जाए तो दिग्बली भी हो गया। कितनी पावर, सुपर पावरफुल पास। तो इट इज ए राजयोग फॉर नॉलेज एंड फॉर करियर। जुपिटर है, शुक्र की दोनों, बृहस्पति की दोनों, बुध की एक, नंबर 6, और चंद्रमा की एक। इन राशियों में कोई भी प्लैनेट होगा, वो कितना ही खराब हो रहा हो, अपनी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर देगा। रियली? यस। चाहे वो नीच का और इवन में। हम सूर्य लिब्रा का पकड़ लीजिए, जो प्लैनेट कह रहा है वो कर दीजिए। प्लैनेट कह रहा है मैं यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तुम किसी और लाइन में खड़े हो। अरे उस लाइन में आओ ना जहाँ ब्लेसिंग मिल रही है, तुम तो स्ट्रगल की लाइन में खड़े हो। पंचग्रही योग ये कब बनता है और ये एक इंसान को क्या देता है? एंड आई एम श्योर कि 5 ग्रह हैं तो सारे तो फ्रेंडली भी नहीं होंगे। 5 ग्रह एक साथ कहीं बैठे हों और उन 5 को किसी तरह से बृहस्पति देख ले, ये कितने ही खराब हो, ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। वाह। Hello everybody, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree and this is your host रंगोली शर्मा। आज मैं राजयोग पर बात करने वाली हूँ। हम सबकी कुंडली में, I mean blessed कुंडलीज में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ राजयोग होंगे, बट बहुत से लोगों का ये मानना है कि राजयोग तो है फिर भी वो एक्टिवेटेड नहीं है। अगर एक्टिवेट नहीं है तो उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए, ये भी बात की है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट राजयोग आज उठाए हैं, जैसे कि नीच भंग राजयोग, पंचग्रही राजयोग और विपरीत राजयोग। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे राजयोग हैं तो आज का पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए है। और भी आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने और भी राजयोगों को रिवील किया है आज के इस पॉडकास्ट में, तो अपना चार्ट खोलकर बैठ जाइए और अपने चार्ट से मैच कीजिए कि कहीं ये राजयोग आपकी कुंडली में तो नहीं है। और कुछ नेगेटिव योग भी होते हैं, जैसे कारको भावनाशा। कहते हैं कि अगर एक प्लैनेट अपने ही भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं उसका विनाश करेगा। कितना सच है? हमने कुछ नेगेटिव योगों की भी बात की है, तो आज आपको आपकी कुंडली के बहुत से सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं कि कहीं आपकी कुंडली भी तो बहुत ब्लेस नहीं है, बट जस्ट दैट यू नीड टू एक्टिवेट इट। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत आपको यूनिक इंसाइट्स मिलने वाले हैं। और मेरा स्पीकिंग ट्री के माध्यम से यही इंटेंशन है कि मैं आपके लिए ऐसे ही यूनिक एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट लेकर आती हूँ, रिसर्च बेस्ड, और आज इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं जो कि आपको पूरे यूनिक इंसाइट्स देंगे, एकदम डिटेल ओरिएंटेड। तो आपको बहुत मजा आने वाला है आज। एंड नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, हनीश बग्गा सर। सर, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से मिलकर। और पुराने पॉडकास्ट में भी हमने बहुत ही डिटेल्स और नुआंसेस के साथ चार्ट्स को डिस्कस किया था, तो आज जैसा मैंने कहा मैं बात करना चाहूँगी राजयोग के ऊपर। तो सर, इससे पहले कि हम पर्टिकुलर राजयोगों की बात करें, आपके लेंस के थ्रू एक राजयोग एक्चुअली होता क्या है, कैसे वो इंसान को लाइफ में बहुत सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, कब वो एक्टिवेट होता है, तो थोड़ा पहले मैं आपके लेंस के थ्रू राजयोग को समझना चाहूँगी। एकदम आसान शब्दों में, हाँ, अगर राजयोग को समझना है
तो राजयोग का मतलब ये नहीं है कि मुझे राजा बनना है, ऐसा नहीं होता। राजयोग का मतलब है कि आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी एज कंपेयर टू अदर्स, यही राजयोग है। ओके। अब वो सक्सेस आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में मिलेगी। अब मान लीजिए अगर किसी को राजयोग है, किसी के पास पावरफुल राजयोग है और वो बिजनेस करता है, तो उसको बिजनेस में जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। ओके। कोई जॉब में है, राजयोग मिला हुआ है, अच्छा पावरफुल राजयोग बना है, तो उसको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, वो जल्दी सीईओ बन जाएगा, किसी डिपार्टमेंट का हेड बन जाएगा। अगर वो पॉलिटिक्स में है तो वो नेता बना, अब नेता बना तो प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल में होंगे, सांसद बनेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे। छोटा होगा तो नगर निगम के चुनाव जीत जाएंगे, एमसीडी के चुनाव जीत जाएंगे। बड़ा होगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक लेके जाएगा। तो दो चीजें, एक राजयोग सक्सेस देता है, अर्ली सक्सेस देता है, क्विक सक्सेस देता है, स्ट्रगल कम कराता है। लेकिन अगर आप उस राजयोग को क्वांटिफाई कर लें, अगर उसकी पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊपर तक लेके जाता है। राजयोग सबके पास है, सबकी कुंडली में राजयोग? सबकी कुंडली में राजयोग है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैडम, अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में राजयोग हो सकता है। ओके। किसी कुंडली में बढ़िया, आपको ध्यान है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फिर उस पॉइंट पर आता हूँ। दो भाई थे, दोनों की कुंडली में राजयोग था। एक्चुअली 3 भाई थे, तीनों कुंडली में राजयोग था, तो तीसरे की बात अभी नहीं करते, पहले 2 की करते हैं। तो एक राजा बना और एक बहुत सोया। मैं रावण और कुंभकर्ण की बात कर रहा हूँ। ओके। उसके में रावण तो राजा था और कुंभकर्ण नींद में ही रहता था, 6-6 महीने सोता था। तो एक्चुअली वो मांगने गया था इंद्रासन। सरस्वती, माता सरस्वती के आशीर्वाद से इंद्रदेव जब वहाँ पहुंचे, आप स्टोरी समझेंगे, तो इंद्रदेव ने माता को बोला कि माता ये तो इंद्रासन मांग लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो उनके मुंह से कहलवाया निंद्रासन, तो वो अब सोते ही रहे। तो ये हुआ रावण और कुंभकर्ण। तो ये भी एक राजयोग था और ये भी एक राजयोग था, चाहे वो इंद्रासन हो या निद्रासन हो, हैं तो दोनों राजयोगी। इसी तरीके से बहुत तरह के, किसी के पास हेल्थ के लिए राजयोग होता है, किसी के पास वेल्थ के लिए राजयोग होता है, किसी के पास करियर के लिए राजयोग होता है, किसी के पास किसी और राजयोग, मान लो 5वें घर से कनेक्ट हो गया, तो उनके बच्चे आउटशाइन करते हैं। 7वें घर से हो गया, पार्टनर आउटशाइन करेगा। 2nd हाउस से हो गया, वेल्थ में हो जाएगा। 11th हाउस से हो जाएगा, इनकम, सोशल सर्किल इतना बड़ा हो जाएगा। तो राजयोग सबके पास है। अब सर, बहुत से लोगों का ना ये सवाल होता है कि मेरी कुंडली में मुझे पता है राजयोग है, फिर वो एक्टिवेट क्यों नहीं होता है? मैडम, उसका टाइम आता है। जब राजयोग का समय आता है तब लोग सो रहे होते हैं, जैसे कुंभकर्ण। तो जब राजयोग का समय आया तो भैया जागो, काम पे लगो, उसको एग्जीक्यूट कराओ। पता कैसे लगेगा कि आ गया राजयोग का समय? यही तो काम है एस्ट्रोलॉजर का, कि आपकी कुंडली में राजयोग है, कब एग्जीक्यूट होगा ये कैसे पता पड़ेगा? दशाओं से, दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट, इन्हीं से निकलता है। इसके अलावा एक और रूल है जो वर्षफल है। आपको कभी भी किसी इवेंट को कैलकुलेट करना है, या तो दशा देखो, दशा अंतरदशा, या प्लैनेट का ट्रांजिट देखो, या अपना बर्थ चार्ट का वर्षफल लगाओ और वर्षफल से देखो। इन तीनों को क्लब कर दो, एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा राजयोग कब आ रहा है। खाली राजयोगी क्यों, नेगेटिव योगा, पॉजिटिव योगा, गुड टाइम, बैड टाइम, सब कुछ वहीं से निकलता है। बिकॉज टाइमिंग ऑफ इवेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये चीजें चाहिए। अब आप ढूंढ रहे हैं कि राजयोग का एग्जीक्यूशन का टाइम, तब भी मिल जाएगा। आप कह रहे हैं दुर्घटना का टाइम, वो भी मिल जाएगा। बीमारी का टाइम, वो भी मिल जाएगा। बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी का टाइम, वो भी मिल जाएगा। अब बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी से समझ लीजिए, अगर राजयोग 4थे घर से कनेक्टेड हो रहा है और कुछ पर्टिकुलर, जैसे शनि का प्लैनेट, शनि या मंगल शामिल हो गया, तो प्रॉपर्टी का राजयोग है। लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टी के एरिया में राजयोग मिला। अर्ली सक्सेस कि आज 2 लोग हैं, एक ने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको ग्रोथ मिली, 5 साल में प्रॉपर्टी का रेट डबल हो गया। दूसरे वाले का दूसरे साल ही डबल हो गया। तो राजयोग वाला कौन है? 5, ये दूसरे वाला जिसका 2 साल में रेट डबल हो रहा है। यानी उसने जिस चीज पे हाथ रखा वो ज्यादा बढ़ गई। अब ऐसा नहीं है कि उसने हाथ रखा इसलिए बढ़ गई, वो बढ़नी थी, उसने वो सेलेक्ट कर ली। दैट इज द सक्सेस। वो भी एक भाग्य का ही पार्ट था। अब मैं आपको एकदम कॉमन मैन की तरह इस बात को समझाऊं, व्हाट इज राजयोग। राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेस, यही राजयोग है और कुछ नहीं है इसके अलावा। सिंपल टर्म्स में सही समय पर सही जगह होना
ही राजयोग है। आप मान लीजिए, अब एक एग्जांपल देता हूँ, राहु केतु ने अमृत पिया, चाहे वेश बदल के पिया, लेकिन वो उस देवताओं की लाइन में पहुंच गए और सही समय पर पहुंच गए कि उन्होंने पी लिया, तो राजयोग तो मिल गया ना इनको। चाहे आप राहु केतु को जितना मर्जी कहते रहे ये खराब है, वो खराब है, ये तंग करता है, वो करता है, राक्षस था, चीटिंग किया, ये किया, वो किया, ऐसे कैसे चीटिंग कर लिया? विष्णु जी तो पूरे ऑर्गेनाइजर थे, माया वालों के साथ माया कर दी। ये पॉसिबल है क्या बिना विष्णु जी के परमिशन के? कैसे संभव है? इसका मतलब राइट टाइम, राइट प्लेस और अपॉर्चुनिटी जहां है वहां पर आप हैं, तो यही राजयोग है आज की स्थिति में। तो सर, नाउ दैट वी अंडरस्टूड सिंपली ऑडियंस के लिए कि राजयोग होता क्या है, और आपका मानना है हर किसी इंसान की कुंडली में है, तो मैं कुछ बहुत फेमस राजयोग की आज आपसे बात करना चाहूंगी, और फिर हम ये भी समझेंगे कि वेल्थ वाइज जैसे राजयोग होते हैं, करियर के लिए, फेम के लिए, सक्सेस के लिए कौन से राजयोग हैं। तो सर, मैं सबसे पहले नीच भंग की बात करना चाहूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक फेमस राजयोग है कि कोई प्लैनेट नीच था और उसकी नीचता भंग हो गई, तो वो प्लैनेट आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा, जितना मैं इसे सिंपल टर्म्स में समझती हूँ। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे बनता है, और अगर ये बन रहा है किसी के चार्ट में तो ये क्या कुछ देकर जाएगा उस इंसान को। ये हम लोग हैं कलयुग में, और कलयुग तो उन चारों में सबसे खराब है। सारे युगों में सबसे खराब कलयुग। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती है, राहु की चीज़ें ज़्यादा चलती है, राहु केतु शनि ये सारे प्लैनेट ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और नीच का प्लैनेट, और वो भी कलयुग में, एक्स्ट्रा पावरफुल। अब नीच का प्लैनेट कैसे हो सकता है? देखिए, जो नीच को समझते हैं, नीच का एक होता है उच्च का प्लैनेट, एक होता है ओन साइन, एक होता है फ्रेंडली हाउस में, एक होता है नीच का। उच्च का मतलब बेस्ट, नीच का मतलब वर्स्ट। फ्रेंडली हाउस ऑलवेज हैप्पी, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, फ्रेंडली हाउस हैप्पी। और ओन साइन भी अपने घर में कंफर्टेबल। तो उच्च वाला तो एंजॉय कर रहा है। हाँ। जो ओन हाउस में है वो कंफर्टेबल है, मतलब ठीक है अपना घर है, आराम से मस्त रहो। फ्रेंडली हाउस वाला पार्टी कर रहा है। हाँ। और नीच वाला बेचारा दुख पा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। तो अगर नीच वाला प्लैनेट जो स्ट्रगल कर रहा है, जो खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको देगा क्या? जिसके पास जो होगा वही देगा। अगर कोई नेगेटिव है प्लैनेट तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। इसका मतलब कि अगर कोई प्लैनेट नीच का है और वो अच्छे घरों से एसोसिएटेड है तो वो खराब रिजल्ट देगा। अगर नीच का प्लैनेट अच्छे घरों से यानी केंद्र से या ट्राइन से कनेक्टेड है तो वो खराब रिजल्ट देगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर क्रूर प्लैनेट 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव में बैठा है तो बहुत अच्छे होते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर ये नीच का प्लैनेट, अब नीच का कौन? शनि एरीज में होता है। हाँ। सूर्य 7 नंबर राशि में होता है। मंगल 4 नंबर राशि में होता है। शुक्र 6 नंबर राशि में होता है। बुध 12 नंबर राशि में नीच का होता है। और बृहस्पति 10 नंबर राशि में होता है। चंद्रमा 8 नंबर राशि में होता है। तो ये नीच है। यानी कहा गया है कि ये प्लैनेट यहाँ बैठ के खुश नहीं है। अब वो खुश नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो पक्का बिगाड़ेगा। हो सकता है कुछ अच्छा भी देते, लेकिन ज्यादातर चीजें बिगाड़ते हैं। बिगड़ा हुआ प्लैनेट यानी नेगेटिव, नीच। और हम बात करें नीच के साथ भंग। भंग का मतलब नेगेटिविटी खत्म, भंग मीन्स किल्ड। तो नीचता भंग, और हम वर्ड यूज करें राजयोग। तो ऐसा नीच का प्लैनेट जिसकी नीचता भंग हो गई हो, यानी नेगेटिविटी खत्म हो गई हो, और वो आपको राजयोग दे दे। तो ये बना नीच भंग राजयोग। आपने 3 वर्ड में डिवाइड कर दिए। नीच यानी नेगेटिव, जो भी अपने बात करी प्लैनेट के हिसाब से। भंग यानी कट, तोड़ना, खत्म करना। और राजयोग, इसका मतलब नीच का प्लैनेट था, उसकी नीचता भंग हो गई, यानी पॉजिटिव हो गया, और उसने आपको आउटशाइन करा दिया, सक्सेस दे दी। जी। तो सर, किन किन कंडीशंस के अंडर एक प्लैनेट नीच भंग करेगा? हर प्लैनेट की अगर हम बात करें, या फिर कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जो कि जनरली हर प्लैनेट के लिए अप्लाइड हैं? पहले जनरल रूल की बात करते हैं, फिर मैं आपको स्पेशल कुछ बताऊंगा। ठीक है, हर प्लैनेट का हम समझेंगे। जो भी प्लैनेट नीच का, जैसे अभी अपन ने बात करी, जिस भी राशि में बैठा है जिसमें वो नीच का हो रहा है जी, अगर उस राशि का मालिक उसके साथ में आ गया, नीचता भंग। कैसे? एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मून स्कॉर्पियो में, साथ में मंगल आ गया, तो मून प्लस मार्स इन स्कॉर्पियो साइन, दोनों अच्छे हो गए। वाओ। क्योंकि मंगल अपने घर को खराब होने नहीं देगा। अपने घर को चंद्रमा स्कॉर्पियो को खराब कर रहा था, मंगल कह रहा है मेरे घर में तू आया है, मेरा घर कैसे बिगाड़ देगा, मैं देख रहा हूं तुझे, तो बच गए, तो वो उसको बचा लेगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे
जुपिटर को ले लीजिए, जुपिटर 10 नंबर राशि में नीच का, यस और साथ में शनि आ गया, यस तो ये नीच का नहीं रहा, ये गॉड का ब्लेसिंग हो गया। वाओ ये तो गॉड का ब्लेसिंग हो गया ना। जुपिटर धर्म, शनि कर्म, धर्म और कर्म का प्लेनेट एक साथ कर्म के हाउस में, और नीचता भंग, यानी जुपिटर का नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया। कोई हमारे घर में आए, चाहे आप उसे पसंद करते हो ना नहीं करते हो, आप ये तो पूछोगे ना भैया चाय पी लीजिए, खाना ऑफर मत करो, मेहमान नवाजी। तो यही प्लेनेट भी करते हैं, चाहे कोई कितना ही दुश्मन दिख रहा हो, लेकिन जब घर में आ गया तो आप उसे कम से कम चाय तो पिलाओगे, चाय खाना मत खिलाओ, चाय तो पूछोगे, एटलीस्ट पूछोगे तो सही कि आप आए हैं, चलिए चाय पी लीजिए। अब कितना ही आप उसे पसंद ना करते हो, हमारे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आते, लेकिन आते हैं, हाँ जी सर अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप चाहे वो झूठी स्माइल दे रहे हो, और ये कमेंट में पूछ लीजिएगा सबसे कि आपके यहाँ सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऑडियंस से, ठीक है। तो वो तब तक तो आपको स्माइलिंग रखना ही पड़ेगा जी, आपके यहाँ कोई आया है, ठीक है, तो वो टेक केयर करते हैं, ठीक है। अब एक तो हो गया ये रूल, ये तो जनरल रूल है जो नीचता भंग हो गई। एक होता है नीचता वाला एकदम रिवर्सल पे ही आ जाए, क्योंकि जहां कोई नीच का बैठा है उस घर में अगर कोई उच्च का प्लैनेट आ गया, एग्जॉल्टेड, यानी जैसे मान लीजिए ये मरकरी और उसमें ज्यादा लगता है, हाँ, मरकरी वीनस के साथ और सूर्य शनि के साथ ज्यादा लगता है, क्योंकि होता है ना जैसे 6 नंबर राशि में मरकरी एग्जॉल्टेड है, लेकिन वीनस नीच का है, तो वीनस प्लस मरकरी 6 नंबर राशि में, तो वीनस तो हो गया नीच का, और मरकरी हो गया उच्च का। अब आप एक ब्यूटी समझिए, जब भी कोई प्लेनेट का कॉम्बिनेशन समझना हो ना, तो एक बात ध्यान से समझिएगा। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ ताकि ऑडियंस एकदम कनेक्ट कर जाएगी। जब हम ऑफिस में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जैसे हम स्कूल में थे, मेरी मम्मी ने कुछ खाना बना के दिया, टिफ़िन पैक किया, आपकी मम्मी ने कुछ टिफ़िन पैक किया, या मेरा कोई फ्रेंड है उसकी मम्मी ने टिफ़िन पैक किया, दोनों खाना खाने साथ बैठे, मेरा खाना वो खाएगा, उसका खाना मैं भी खाऊंगा, ऐसे ही होता है ना, शेयरिंग होती है ना। ऐसे जब भी दो प्लैनेट एक साथ बैठते हैं, अपनी चीजें अच्छी बुरी शेयर करते हैं। हाँ। जो अच्छा है वो अच्छाई बुरे को दे देगा, जो बुरा वाला है वो बुराई अच्छे को दे देगा। हाँ, दोनों शेयर करते हैं। हाँ, ऐसा होता है। जो भी साथ में है, शेयरिंग तो होगी ही, इसमें तो बच ही नहीं सकते, तभी तो वो एक हाउस में है, ठीक है ना। तो अगर मरकरी प्लस वीनस, मरकरी उच्च का था, और वीनस नीच का था, तो मरकरी क्या है, बुद्धि ज्ञान, किसको दे दिया, वीनस को, यानी पार्टनर को, यानी पार्टनर सेंसेबल इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। मरकरी क्या है, बहन, मरकरी क्या है, बुआ, मौसी। वीनस खराब है तो इनकी लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंज हो गई, उसने अपनी नेगेटिविटी दे दी, तो बहन की लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंज, मौसी की लाइफ में, बुआ की लाइफ में, बिटिया की लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंज। तो मरकरी वीनस, समझ गया। अब पार्टनर को, वीनस तो अपना पार्टनर है, हाँ। मेरे वाइफ है या मेरे हस्बैंड है, वीनस तो रिलेशनशिप है वो जिसमें रोमांस इंक्लूड हो। तो उसको क्या दिया, इंटेलिजेंस दे दिया, उसको क्या दिया, इंटेलेक्चुअलनेस दे दी, उसको क्या किया, बुद्धि दे दी, उसका करियर अच्छा कर दिया। आप समझ गए। तो अच्छाई वाली चीज उसको मिल गई। अब मरकरी क्या है, बहन, बुआ, बेटी, या मरकरी क्या है, आपका बिजनेस। तो रिलेशनशिप की वजह से बिजनेस में खराबी आई। क्यों, पार्टनर इतना चिड़चिड़ करता है, उसी को फोकस करना पड़ता है, काम पे जा ही नहीं पा रहे, दिक्कत है। तो दोनों को समझ लीजिए। हाँ। ऐसे आपको सारी चीजें लगाते जाइए, एक एक को पकड़ के ठीक हो जाएगा। दूसरा पकड़ते हैं जुपिटर 10 नंबर राशि में, हाँ, नीच का साथ में बैठ गया मंगल। अभी हमने शनि की बात करी थी तो वो ओनर था, अब एग्जॉल्टेड बैठ गया, एग्जॉल्टेड मार्स। तो धर्म और एक्शन, मार्स इज एक्शन, जुपिटर इज धर्म। तो जुपिटर कौन है, देवताओं के गुरु, उनके साथ कौन आ गया, बोला सेनापति। अब गुरु की अब नहीं चली तो कब चलेगी। हाँ। सेनापति उसके साथ है, मिल गई ना फुल पावर में। और मंगल तो 10 नंबर राशि में का होता है। हाँ, अगर ये 10वें घर में आ जाए तो दिग्बली भी हो गया। कितनी पावर, सुपर पावरफुल। तो इट इज ए राजयोग फॉर नॉलेज एंड फॉर करियर। जुपिटर है, हम जुपिटर को कैसे भूल सकते हैं, जुपिटर तो ज्ञान है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी लाइन में बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर 10वें घर में जुपिटर प्लस मार्स एक साथ हो तो ये बहुत अच्छे कमीशन एजेंट होते हैं। जुपिटर
का ध्यान रखिएगा, कितना भी जुपिटर कैसा भी होगा, ये कमीशन एजेंट है। सर और क्या कंडीशंस होंगी नीच भंग राजयोग की? ये तो प्राइमरीली की बात ये दो ही होती है नीच भंग की, या तो एग्जॉल्टेड साथ में बैठ जाए या ऑन साइन बैठ जाए। और दूसरा अगर आप कहें वो थोड़ा छोटा वाला राजयोग है नीच भंग से रिलेटेड, इसको उसका मालिक देख ले या एग्जॉल्टेड वाला देख ले, तब भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। जैसे बृहस्पति 10 नंबर राशि में है, नीच का है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा प्लेनेट जो वहां पे उच्च का हो रहा हो, जैसे मंगल, तो मंगल उसे देख ले या शनि उसे देख ले, तब भी थोड़ा प्रोटेक्शन में आ जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है जो इसकी दृष्टि में है, और दृष्टि में होने का मतलब कंट्रोल में है सब। जैसे मदर बच्चों को, पेरेंट्स अपने बच्चों को नज़र में रखते हैं कि शरारतें तो नहीं कर रहा, तो जैसे बच्चे खूब शरारतें कर रहे होते हैं, अचानक पेरेंट्स को उनको देखते हैं, बच्चे सब सेटल हो जाते हैं। या ऑफिस में सब मस्ती कर रहे हैं, अचानक बॉस ने देख लिया किसी को, सब जाके अपने अपनी सीट से बैठ के सेटल हो गए। तो जो ओनर है या वहाँ पे जो एग्जॉल्टेड है, जब वो उसे देखेगा तब भी मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब एक और पॉइंट हुआ, ये एक्सचेंज से होता है, राशि एक्सचेंज। राशि एक्सचेंज। तो मेरी राशि में नीच के, मैं तुम्हारी राशि में नीच के, एक्सचेंज। जैसे मून और मार्स एक दूसरे की राशि में एक्सचेंज में चल जाए, चंद्रमा 8 नंबर राशि में नीच का, मंगल 4 नंबर राशि में नीच का, आप एक्सचेंज कर लीजिए, नीच भंग हो गया। तो ये एक्सचेंज की वजह से नीच भंग हो गया। जैसे 6 नंबर राशि में बुध और 12 नंबर राशि में शुक्र, एक्सचेंज हो सकता है लेकिन इसमें होगा नहीं, क्योंकि बुध से शुक्र हमेशा पास में रहता है, 6 घर दूर जाता ही नहीं है। हाँ, इसलिए बुध और शुक्र में होगा नहीं। यस, बाकी सब जगह हो सकता है। हाँ। चंद्रमा और मंगल तो पॉसिबल है, बृहस्पति मंगल पॉसिबल है, शनि बृहस्पति पॉसिबल है, लेकिन ये रूल सिर्फ इसमें नहीं लगेगा बुध और शुक्र में, क्योंकि वो भी एक दूसरे की राशि में होते हैं लेकिन एक्सचेंज में कभी नहीं जाते। क्योंकि 6 घर दूर जाता ही नहीं है। बुध और शुक्र तो साथ साथ चलते हैं ना, सूर्य सन और मरकरी भी आसपास रहते हैं। सर यहाँ ऐसा भी हो सकता है क्या कि D1 में वो नीच भंग नहीं हो रहा, बट कोई प्लैनेट का नीच भंग D9 नवांशा में हो रहा है? इज दैट आल्सो पॉसिबल? आपने तो एकदम गौण रहस्य की बात कर ली। देखिए, बर्थ चार्ट एक ओवरऑल पिक्चर है और उसका जो क्रक्स है, जूस है, वो नवमांशा है। अगर कोई प्लैनेट नीच का दिख रहा है D1 चार्ट में, यानी बर्थ चार्ट में, लेकिन D9 में अच्छा हो गया नवमांशा में, तो वो खराब रिजल्ट कम देगा, अच्छे ज्यादा देगा। और अगर कोई प्लेनेट यहाँ बहुत अच्छा दिख रहा है और D9 में खराब हो गया, तो वो अच्छे रिजल्ट कम देगा, खराब ज्यादा देगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी का वीनस एग्जॉल्टेड है लग्न में और वो D9 में जाके नीच का हो गया, नीच का हो गया, खराब घरों में चला गया, मान लो स्कॉर्पियो में चला गया, वीनस में हैप्पी नहीं है, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो सर फिर वो D1 में वो प्लैनेट आपको नेगेटिव क्यों मिला? मान लीजिए कोई किसी को अगर D1 में कोई प्लैनेट नीच का मिला है, तो वो पास्ट लाइफ के कर्म की वजह से मिला और वो D9 में जाके पॉजिटिव हो गया। तो शुरू में स्ट्रगल, बाद में गेन। अच्छा, कि मतलब आपने इस लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए, यानी कि वो D9 में जाके सही हो गया पिछली लाइफ में। अच्छा, पिछली लाइफ में अच्छे किए तो D9 में ठीक हुआ। पहले बुरे किए थे फिर अच्छे किए पिछली लाइफ में। करेक्शन तो गुड और बैड तो हमेशा ही होगा। शुरू में स्ट्रगल, फाइनली गेन। अब एक बात समझ लीजिए, ये प्लेनेट है सब छलिया, दिखाते कुछ है, करते कुछ है। अभी आपको इस बात को समझाता हूँ कैसे। और हम राहु को छलिया बोलते हैं खाली। जा रही है, कोई कम नहीं है। आप किसी को कम मत समझिए। कभी जुपिटर की बात करेंगे तो बताऊंगा कि किस तरीके से, मरकरी की बात बताऊंगा, और अगर हमने कभी इसको कनेक्ट किया मरकरी को, तो वो ऐसे ऐसा परेशानी क्रिएट कर देता है, राहु भी नहीं कर पाएगा, शनि भी नहीं कर पाएगा। तो ये तो इनका गेम ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक बात समझ लीजिए, पहले हम D9 का कॉन्सेप्ट समझते हैं। D9 को हिंदी में बोलते हैं नवमांशा, नवम अंश, ठीक है। नवा घर कुंडली में किसका होता है? किस्मत का। यानी किसी भी घर से नवा घर देखा जाए तो वो उस घर की किस्मत है। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मेरे को मेरी जिंदगी की किस्मत देखनी है तो नवा घर देखना पड़ेगा। अगर मुझे अपने कुंडली के हर प्लैनेट की, हर हाउस की किस्मत देखनी है तो मुझे D9 देखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हर घर से का नवा तो वहीं से मिलेगा। यस। तो यहाँ कोई अच्छा दिख रहा है लेकिन उसकी किस्मत पिट गई, यहाँ कोई खराब दिख रहा है लेकिन किस्मत से लकी हो गया। बस यही लाइफ है।
तो D9 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे लोग इसको चेक करेंगे। एक वीनस की बात करते हैं 1 मिनट में, क्योंकि रिलेशनशिप के चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं बहुत सारे लोगों को। आपने देखा मेरा वीनस बहुत ज़बरदस्त D1 में, D9 में जाके देखा वीनस स्कॉर्पियो में बैठ गया, वीनस 6 नंबर राशि में बैठ गया, वीनस जाके शनि के साथ बैठ गया, वीनस राहु के साथ बैठ गया। D1 में नहीं दिख रहा है, लेकिन शनि राहु के साथ या केतु के साथ उसमें चला गया D9 में, या सूर्य के साथ चला गया। तो सूर्य के साथ शुक्र खराब, केतु के साथ शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, राहु के साथ शुक्र चीटिंग धोखेबाजी, और शनि के साथ ओवर पॉजिटिवनेस जिस वजह से चिड़चिड़ रहती है। ठीक है, तो ये D9 में वहां चला गया, खत्म। अब आप कह रहे हैं कि मेरा तो शुक्र उच्च का है और मेरा पार्टनर बीमार ही रहता है, 12 नंबर राशि उच्च का। भैया वहां जाके देखा कि वहां पे उसका कनेक्शन 12th हाउस या उसका कनेक्शन 6th हाउस, और साथ में कोई राहु केतु फंस गया, खत्म। यस। अब आपको तो ये दिख रहा है कि मेरा माय वीनस इज एक्सॉल्टेड, गॉन, D1 में दिख रहा है। ऐसी खाली वीनस ही क्यों, आप सूर्य को देख लीजिए, सूर्य आपको एक्सॉल्टेड दिख रहा है, सूर्य एक्सॉल्टेड एरीज में। अब आप एरीज राशि को समझें अगर ध्यान से, तो ध्यान से समझेगा। एरीज राशि का पहला नवमांश एरीज, दूसरा टॉरस, तीसरा जेमिनी, चौथा कैंसर, पांचवा लियो, छठा वर्गो और सातवां लिब्रा। इसका मतलब D9 में एरीज में अगर सूर्य हो तो D9 में वो लिब्रा में जा सकता है। एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, 7वां नवमांश लिब्रा का हो गया। तो यहाँ पे एक्सॉल्टेड दिख रहा है, सूर्य एरीज में एक्सॉल्टेड दिख रहा है, लेकिन नवमांश में जाके देखो 7 नंबर राशि में, खत्म। यस, वहां नीच का हो गया, नीच का हो गया, खत्म। बट ये नेम फेम के लिए खराब है। अब क्योंकि मैंने अब मुद्दा ही एक ऐसा छेड़ दिया, तो एक बड़ा एक स्पेशल रूल आपको एक इसका सीक्रेट देता हूँ। यस, और वो सीक्रेट है धन से रिलेटेड। ओके। सूर्य है मान सम्मान और ईगो, तो हो सकता है मान सम्मान ईगो के लिए वो खराब हो, लेकिन D9 में जहां बैठ गई लिब्रा राशि, उसमें जो प्लेनेट बैठ गया, चलिए एक और दे देता हूँ, शुक्र की राशियां दोनों राशि 2 और 7, D9 की बात कर रहा हूँ। D9 में 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, चलिए कुछ और ऐड करते हैं उसमें, 4 नंबर राशि कैंसर, 6 नंबर राशि वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसेस। कितनी बताई मैंने? शुक्र की दोनों, बृहस्पति की दोनों, बुध की एक, नंबर 6, और चंद्रमा की एक। इन राशियों में कोई भी प्लैनेट होगा, वो कितना ही खराब हो रहा हो, अपनी दशा अंतरदशा में पैसा जरूर देगा। रियली? यस, चाहे वो नीच का और D1 में। हम सूर्य लिब्रा का पकड़ लीजिए D9 में। ऐसा स्पेशल क्यों सर? मैडम ये स्पेशल रूल है, ये वेल्थ का रूल। इन राशियों को स्पेशल रूल दिया गया कि D9 की बात करो, मैं D1 में मत लगाइएगा इस रूल को। अगर आपको देखना है कि मेरे को कौन कौन सा प्लेनेट पैसे दे रहा है, वेल्थ, ये भी तो एक राजयोग है कि नीच का होके सूर्य 7 नंबर राशि में D9 में नीच का होके नीच भंग करा के राजयोग दे रहा है। और क्या किसका राजयोग दे रहा है? मान सम्मान में नहीं दे रहा है, पैसे में दे रहा है। तो आप मान सम्मान के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे भागो भैया, पैसे मिलेंगे, पैसा। आप यूं समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है। अब आपने बोला 6 नंबर राशि यानी वर्गो बहुत खराब है, लेकिन D9 में वर्गो में जो प्लेनेट है, वहां मान लो शुक्र बैठा है। हाँ एग्जैक्टली, मेरा नेक्स्ट ये पैसे जरूर देगा। दशा अंतरदशा में रिलेशनशिप जितने मर्जी कलेश कराए, जबकि नीच का शुक्र हो गया ना ये तो। रिलेशनशिप में जितना मर्जी झगड़े कराए, पैसा ना दे ये नहीं हो सकता। दशा अंतरदशा में पैसा जरूर देगा। सर मान लीजिए अगर किसी का वीनस D9 में 10th हाउस में नीच का बैठा है, मैडम तो करियर के थ्रू पैसा आएगा उसके पास। कहीं बैठा हो, किसी जगह बैठा हो, कोई हाउस हो, मैं तो आपको इतना स्ट्रेट रूल बता रहा हूँ। और ऑडियंस से कहिएगा, इस पे कमेंट करें कि इस दशा अंतरदशा में पैसा आया कि नहीं आया। डेफिनेटली आएगा। अब जो जैसे मान लीजिए कोई फीमेल का चार्ट है, वो हाउसवाइफ है, तो उसके हस्बैंड को आएगा, बच्चों को आएगा, कोई रास्ता ढूंढ के आएगा, पैसा आएगा। अब आप कुछ कहेंगे कि साहब मेरी तो दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही थी, तो बैंक से लोन आ गया पर पैसा आया। लेकिन मेरी दशा अंतरदशा बाकी सारी चीजें बहुत सपोर्टिव थी, तो अर्निंग बढ़ गई, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल गई, कोई स्टॉक मार्केट से पैसे बना लिए, कोई कहीं से पैसे बना लिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है वेल्थ का। पैसा कब आएगा और कौन देगा? अब आप देखिए, नीच का प्लैनेट शुक्र पैसे दे रहा है, और हम कह रहे हैं नीचभंग राजयोग। क्यों कह रहे हैं?
आप इसी रूल को लगा लीजिए। सूर्य 7 नंबर में पैसा देगा, 6 नंबर में वीनस वीनस देगा, 4 नंबर में मंगल नीच का है, दशा अंतर दशा में पैसा जरूर देगा, D9 में। D9 में। 2 नंबर राशि में कोई नीच का नहीं होता। हाँ, ऐसा क्यों? एक्सॉल्टेड होता है मूड। वो सेकंड हाउस है बर्थ चार्ट का, वो एक्सटेंशन इन फैमिली है, कोई नीच का नहीं होता। तो इसलिए 2 नंबर राशि और उसका 2 नंबर राशि को अगर आप पकड़े तो उसमें चंद्रमा उसका होता है। श्री कृष्ण का जैसा था। अब चाहे वो D1 में हो, चाहे D9 में हो, चाहे D10 में हो, चाहे किसी भी डी चार्ट में कोई प्लैनेट नीच का है, तो जहां वो नीच का है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन आप देखिए D9 में यही नीच का प्लैनेट वेल्थ दे रहा है। और राशियां कौन सी है? 4 नंबर जिसमें नीच का हो सकता है मंगल, 6 नंबर जिसमें वीनस नीच का हो सकता है, 7 नंबर जिसमें सूर्य नीच का हो सकता है, 9 नंबर में कोई नीच का नहीं होता, 12 नंबर में बुध नीच का होता है। फिर भी ये पैसा देते हैं। तो ये है असली राजयोग इस कलयुग में। हमें धन का योग भी पता लग गया, नीच भंग से ही हम धन पे भी आ गए। सर, नीच भंग की तो हमने बात की, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस वुड मैच विद देयर कुंडलीज कि जो भी आपने प्लेसमेंट्स बताए कि उनका नीच भंग हो रहा है या नहीं। अब इसी से मैं एक और राजयोग पर आती हूँ, विपरीत राजयोग। ये भी उतना ही पॉपुलर है। ये कैसे बनता है, कब एक्टिवेट होता है? देखिए, इसका कौन सा समझते हैं? विपरीत घर कौन से हैं? नेगेटिव। 6, 8, 12। इसका प्लैनेट किसी 6th का लॉर्ड 12th में चला जाए, 6th का लॉर्ड 8th में आ जाए, 8th का लॉर्ड 6th में आ जाए, और 8th का लॉर्ड 12th में चल जाए, 12th का लॉर्ड 6th में आ जाए, 12th का लॉर्ड 8th में आ जाए, इनका आपस में हो जाना, शिफ्ट हो जाना, ये होता है विपरीत राजयोग। और ये सारे अच्छे नहीं होते। हम कहते हैं कि सारे ठीक होते हैं, सारे अच्छे नहीं होते। 8th लॉर्ड 12th हाउस में जाना आपके इन्वेस्टमेंट में बार बार, क्योंकि 8th लॉर्ड क्या लेके चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बार बार करवाएगा इन योर इन्वेस्टमेंट, इन योर बेडरूम प्लेजर्स। 12th हाउस आपकी नींद में बार बार ट्रांसफॉर्म करवाएगा, यानी नींद डिस्टर्ब करेगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी करती हैं, यानी बार बार लॉस का। 8वां ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन का लॉस। ओके, तो इसका मतलब थोड़ा सुख चैन है, तो विपरीत हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अब ऐसे में क्या होता है, इन लोगों का बेड चेंज होता है, इनका सिटिंग, वो स्लीपिंग चेंज होती रहती है बार बार। कभी इस रूम में सोएगा, कभी वहाँ सोएंगे, कभी वहाँ सोएंगे, कभी वहाँ सोएंगे, ये साथ में कैरी करेगा। लेकिन ओवरऑल अगर किसी को बहुत नुकसान दे रहा था तो इनको रिलेटिवली कम नुकसान देगा। 8th लॉर्ड, अब मैं ये उल्टा पकड़ रहा हूँ। 8th लॉर्ड पहले 6th, 8th और 12th करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे खराब 8वां है, पहले उसी को पकड़ लेते हैं। सबसे खराब 8वां है। 8th लॉर्ड इज वर्स्ट। जहां कुंडली में जाके बैठा वहीं सत्यानाश। 8th लॉर्ड जहां बैठा उससे रिलेटेड जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, बच नहीं सकते। कब आएगी वो अलग अलग टाइमिंग होते हैं। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, फैंटास्टिक, क्यों? जबरदस्त। 8वां घर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। और 6ठा घर क्या है? स्ट्रगल, हाँ। है ना। अब आप देखिए 8वें घर से 6ठा घर 11वां होता है। हाँ। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा गेन के साथ होगा। ओके, मतलब 8th लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाए, अपने से 11th में बैठ जाए, यानी 6ठा। ओके। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस, तो अपने से तो 11वां ही हो गया ना, खुद से 11वां इज फैंटास्टिक। लगन लॉर्ड इन 11th हाउस इज वाओ फॉर विश फुलफिलमेंट, जबरदस्त। 8th लॉर्ड इन 6th हाउस, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि वो खराब हो रहा था, ये उसको खराब होने नहीं देगा। बोले रुक, मैं टेक केयर करूंगा। ये बहुत अच्छा राजयोग है। अब बात करते हैं 6th लॉर्ड इन 12th हाउस। इनको आप एक ही बार में समझ जाएंगे दोनों को, 6th 12th को या 12th 6 को। 6ठा घर क्या है? बीमारी। 12वां घर क्या है? हॉस्पिटल। अब कोई भी प्लेनेट अगर वहां बैठ गया और सामने वाले घर को देख रहा है तो उसको कंट्रोल करेगा। अगर 6th लॉर्ड 12th में बैठ गया तो कोई अपने घर को खराब नहीं होने देगा। बोला तू रुक, खराब मत हो, रुक जा, सेटल। तो 6th लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो तो वो जो भी प्लेनेट हो वो 6ठे घर को कहेगा ज्यादा तकलीफ मत देना, मैं देख रहा हूं। ठीक है। ऐसे 12th लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया तो ये उसी को देखेगा, 7वीं दृष्टि तो सबकी है, ये उसको देखेगा, तो बोले ज्यादा तंग मत करना, मैं देख रहा हूं। तो इसलिए ये अपने आप में राजयोग है। क्यों है राजयोग? अरे जब खराब होने के समय अगर खराब ना हो तो अच्छा होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मैथ्स का रूल है। तो इसलिए माइनस वाला प्लैनेट माइनस में चला गया, ये खराब है। अब एक ही पॉइंट बचा इसमें, 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, बाकी सब तो हमने कर लिए। ये रिलेटिवली इन सब में सबसे खराब है।
क्योंकि 8th वाला 11th में वाव, लेकिन 6th वाला 8th में अपने से तीसरा बहुत रगड़ेगा, बहुत मेहनत कराएगा। ओके। ये इन कंपैरेटिवली इन सब में अगर सबसे जो लो क्वालिटी का जो राजयोग है वो ये 6th and 8th, 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, सारे ही अच्छे हैं। हाँ। लेकिन ये कंपैरिजन में सबसे लो वो है क्वालिटी का। ये मेहनत कराएगा, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपने से तीसरे में जाता है वो मेहनत करवाता है। अब मेहनत करवाता है 8वें घर में, बोले ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त बहुत मेहनत कराएगा, बार बार ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज पेनफुल। हम में से कोई बदलना नहीं चाहता। अगर बदलना ही चाहते तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज पेनफुल, क्योंकि आप जिस भी चीज़ के साथ रहते हैं वहाँ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले इमोशन को हिट करता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है इन लोगों को। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस, इसलिए थोड़े ज़्यादा दुखी रहते हैं एज कंपेयर टू अदर 3 योगा, 3-4 योगा। सर क्या ये विपरीत राजयोग का कुछ कनेक्शन नवमांश और D9 से भी बनता है? सब, चाहे बर्थ चार्ट में लगाएं तो जिंदगी से लगाइए, नवमांश में लगाइए तो वो भी आपको लिख जाएगा, दशमांश में लगाएंगे तो करियर से रिलेटेड आ जाएगा। ओके। मैडम रूल वही है, जिस चार्ट में लगाना है उस चार्ट का D1 होल लाइफ, D9 किस्मत एंड रिलेशनशिप, D10 इज करियर। तो सर इन प्लेसमेंट से आई एम श्योर कि व्यूअर्स अपनी कुंडली में विपरीत राजयोग को चेक करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन विपरीत राजयोग का बिफोर वी मूव ऑन टू अदर योग्स। एक्चुअली क्या देता है विपरीत राजयोग? मतलब किस प्रकार की, जैसे वो हमने नीचभंग को हमने वेल्थ से रिलेट किया था, यहाँ पे लाइफ में क्या देगा जब विपरीत राजयोग? कोई भी राजयोग होगा, हाँ। वो जिस घर से कनेक्टेड होगा या जिस घर को देख रहा होगा वहाँ की प्रॉपर्टीज को एनहांस कर देगा, वहाँ की अच्छाइयों को बढ़ा देगा, क्योंकि नाम है राजयोग। अब मान लीजिए किसी का राजयोग 6ठे घर को देख रहा है तो उसकी नौकरी में वो अच्छा कर देगा। 7वें घर में देख रहा है तो रिलेशनशिप और बिजनेस में अच्छा कर देगा। 9th को देख रहा है तो किस्मत को के लिए राजयोग है, फादर के लिए लाइफ में एग्जीक्यूट हो जाएगा। लगन है तो खुद के नेम फेम और करियर में टॉप पे जाने के लिए। 3rd हाउस में है तो आप जैसे मीडिया हाउसेस की बात करें, 3rd हाउस में राजयोग होगा तो मीडिया हाउस में आउटशाइन कर देगा, कम्युनिकेशन में शानदार कर देगा। 4था घर होगा तो बहुत बड़ा घर, बड़ी गाड़ी दिला देगा। 10वां घर होगा तो करियर शानदार रख देगा। 11वां घर होगा तो काम कम पैसे ज़्यादा। 5वां घर होगा तो अदर सोर्स ऑफ इनकम और बच्चों के लिए बहुत शानदार। किसी भी राजयोग को पकड़ लीजिए, अगर नाम है राजयोग तो वो जिस घर से कनेक्ट हुआ है, अब सब कहेंगे कि मुझे तो पॉलिटिक्स में जाना, भैया तुम्हारा करियर ही नहीं है। अगर तुम्हारा करियर बिजनेस है तो वो राजयोग बिजनेस से रिलेटेड एग्जीक्यूट होगा। राजयोग में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो जो थीम समझ लीजिए, जिस घर से कनेक्टेड हुआ, जिस घर का मालिक हुआ वो प्लैनेट जो राजयोग बना रहा है, और जिस घर को देख रहा हुआ उससे रिलेटेड उस एरिया ऑफ लाइफ में वो आपको ब्लेसिंग दे देगा। वाह। तो आप वो पकड़ लीजिए, आपने उस ब्लेसिंग को पकड़ा और उन्हीं को लेके आगे बढ़ गए, उसी को अपने लाइफ का पाथ बना लीजिए। जो प्लैनेट कह रहा है वो कर दीजिए। प्लैनेट कह रहा है मैं यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तुम किसी और लाइन में खड़े हो। अरे उस लाइन में आओ ना जहाँ ब्लेसिंग मिल रही है। तुम तो स्ट्रगल की लाइन में खड़े हो। जो स्ट्रेंथ है, रूल क्या है, स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, वीकनेस पे नहीं। तो राजयोग ने तो आपको स्ट्रेंथ दी, आप उधर लाइन में ही नहीं है, तो लाइन में आइए और शुरू हो जाइए, देखिए सक्सेस कैसे मिलती है। इंटरेस्टिंग सर। इसी से मैं एक और ऐसे योग की बात करना चाहूंगी। कुछ लोगों की कुंडली में ना एक हाउस, एक पर्टिकुलर भाव में एक पार्टी सी हो रही होती है, और उस पार्टी को मैं कहती हूँ जब बहुत सारे प्लैनेट्स एक घर में बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस घर में इतने सारे प्लैनेट्स की एनर्जी आ जाती है। मैंने बहुत से ऐसे पर्सनली भी चार्ट्स देखे हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर घर के अंदर 5 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं। और जैसा मैंने 5 ग्रह की बात की, एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट योग इसे कहते हैं पंचग्रही योग। ये कब बनता है और ये एक इंसान को क्या देता है? एंड आई एम श्योर कि 5 ग्रह हैं तो सारे तो फ्रेंडली भी नहीं होंगे, हो सकता है कि डिफरेंट एनर्जीज हों, कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज हो। मान लीजिए सन और सैटर्न बैठे हैं एक हाउस में, 5 में से 2 प्लैनेट सन और सैटर्न है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज होगी, दुश्मन हो गए। तो ये जो पंचग्रही योग है ये कैसे पावरफुल बनाता है इंसान को, और किन किन हाउसेज में एक्टिव होता है? मैडम देखिए, अगर ये आ गया योग तो पहली बात तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ये योग पंचग्रही योग बोलते हैं, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट, किसी में 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इससे ज्यादा नॉर्मली मिलते नहीं है। 5 ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ। लेकिन अगर पंचग्रही है और उसमें से 3 बेनिफिक हैं, हाँ। बेनिफिक 4 प्लैनेट होते हैं, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये 4 बेनिफिक हैं। इन 4 में से अगर 3 एक साथ आ गए, कोई भी 3, तो वो बेनिफिक हो गया। क्योंकि अगर देखिए
5 लोगों की मंडली है, उसमें से 3 अच्छे हैं, तो बाकी 2 को मजबूरी में अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा। Majority wins. अगर हाँ मेजोरिटी विंस, हाँ. तो अगर उसमें से 3 खराब आ गए, जैसे मान लो आ गया Sun. शनि आ गया, राहु आ गया, सूर्य आ गया, बोले गए, ये शनि राहु मंगल आ गया, बोले गए, ठीक है। और साथ में बेचारे 2 आए, तब इनके सामने बेचारे क्या बोल पाएगा, चंद्रमा क्या कर लेगा, बुध बेचारे क्या ही कर लेगा। जब मंगल राहु और शनि 3 एक साथ हो जाएंगे, तो जो साथ में बेचारे जो शरीफ प्लेनेट से आएंगे वो भी गए। इंटरेस्टिंग। लेकिन इन सबका एक काट है, क्या? 5 ग्रह एक साथ कहीं बैठे हों और उन 5 को किसी तरह से बृहस्पति देख ले, ये कितने ही खराब हो, ये अच्छा ही रिजल्ट देंगे। वाह, ये है असली राजयोग। अब आप ये कहेंगे कि कहाँ देंगे, तो मैं आपको एक बेसिक थंब रूल बताता हूँ। 5 ग्रह योग नॉर्मली अच्छा होता है, हाँ, नॉर्मली, ओके, हर हाउस में, चाहे किसी भी हाउस में बन। तो मैं आपको थीम बताता हूँ। लगन से लेके 7वें घर को लेफ्ट बोलते हैं लगन, और 7वें से लेके 12th को राइट हैंड वाला साइड बोलते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में, यानी 1 से लेके 6 घर तक या 7वें तक का फर्स्ट आप ले लीजिए, वहां पर बन रहा है ये योग, तो जिंदगी के शुरू में सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। वाह, इजीली, मतलब सक्सेस चल के आएगी आपके पास। लेकिन अगर सेकंड वाला राइट साइड में हुआ, तो इनको मेहनत करके वो सक्सेस के लेडर पे चढ़ना पड़ेगा। अब एक हो गया लेफ्ट राइट, ठीक है। अब इसमें से भी ज्यादा अच्छा कौन सा, जो लेफ्ट वाले में ऊपर है। ओके, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, फर्स्ट सेकंड 12 1 2, अच्छा, ये 3 ही घर हैं। ऊपर तो 12 1 2 है, नीचे 6 7 8 है। 6 7 8 वाले खराब हैं, 12 1 2 वाले अच्छे हैं। आप कहोगे 12वां वाला अच्छा कैसे हुआ, बोले 5 ग्रह 12 बना दे, मेडिकल लाइन में चैंपियन होगा, डॉक्टर का योग है ये। वाह, अगर 5 ग्रह पंचग्रही योगा अगर आपके 12th हाउस में बन रहा है, सो यू वुड बी अ गुड डॉक्टर। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 11th और 12th मिलके बन रहे हैं, इट्स अ फैंटास्टिक योगा फॉर मेडिकल लाइन, मेडिकल सेक्टर में आउटशाइन करने के लिए बने हैं लोग। ओके, ये स्पेशल योगा है। इंटरेस्टिंग। सर, मैंने एक चार्ट में देख रही थी, उसमें फर्स्ट हाउस में पंचग्रही योग बन रहा था, आपने बिल्कुल सही बात की, और जुपिटर 9 से देख रहा था। सन, मार्स, सैटर्न, मरकरी और मून 5 ग्रह थे उसके अंदर, और जुपिटर देख रहा था। सो राइटली, वेरी पॉजिटिव चार्ट। आउटशाइन करना ही है ऐसे अपने करियर में। यस, बहुत नेम फेम मिलेगा। ही और शी जिसका भी चार्ट है वो बोल्ड एंड बिंदास पर्सनालिटी। यस, ट्रू, एंड रेनाउंड एज वेल। जुपिटर ने देख लिया मैडम, गॉड का ब्लेसिंग है जुपिटर। बिल्कुल। सर, इसी से जो हमने ये 3 इंपॉर्टेंट राजयोग डिस्कस किए, एक और मैं योग पर आना चाहूंगी। आज का लास्ट योग है ये पंच महापुरुष योग, एक ये भी नाम है। और ये कैसे बनता है, बहुत से लोगों की कुंडली में होता है, कब एक्टिवेट होता है, क्या कुछ देकर जाता है, किस एरिया में लाइफ के? देखिए, 5 महापुरुष किस किस प्लेनेट को बोला है? एक बोला है मंगल, 5 प्लेनेट से बना है पंच महापुरुष, यानी 5 हैं, ये 5 प्लेनेट है। मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया और शनि हो गया। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आप देखिएगा 5 बार में सीक्वेंस में आ रहे हैं। हाँ, मार्स, मरकरी, जुपिटर, हाँ, वीनस एंड सैटर्न, ये 5। हाँ, ये चंद्रमा और सूर्य पे लागू नहीं है, या उन्हीं पे है। तो आप सीक्वेंस देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, हाँ, ठीक है। ये है 5 महापुरुष। हाँ, क्यों महापुरुष हैं? बोले सबकी 2 राशि है। हाँ, सूर्य चंद्र की तो एक है, इसका मतलब असली महापुरुष ये हैं। Yes. और नॉर्मली एक अच्छी और एक खराब होती है। तो भैया अगर ये अच्छे हो गए तो राजयोग हो गया, दूसरी भी अच्छी हो गई। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 5 महापुरुष क्यों? बोले सबकी 2 राशि है, एक अच्छी एक खराब। मंगल की एरीज अच्छी, स्कॉर्पियो खराब, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है ना। जुपिटर की नंबर 9 अच्छी, नंबर 12 इज लॉसेस, नॉट गुड। अब आप देखिए मरकरी की 3 और 6 डिस्प्यूट है, हाँ, बीमारी है। अच्छा, वीनस की 2 और 7, 2 इज फैंटास्टिक, 7 में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप वाला है, लिब्रा है, उसका सिंबल ही बताता है, वहाँ बैलेंस ही करते रहोगे जिंदगी भर जहाँ लिब्रा पड़ा, ठीक है। अब आपको अच्छा शनि, शनि तो 10 और 11, पूरी जिंदगी शनि के नाम का ही तो डर फैला हुआ है कि करियर और गेन, उसमें 11 ज्यादा पावरफुल होता है, 10 कम पावरफुल होता है। रिलेटिवली नंबर 11 इज मोर गुड। तो पंच महापुरुष इन्हीं से बनेगा, सूर्य चंद्र से बन ही नहीं सकता, क्योंकि राशि एक है और दोनों अच्छी हैं। तो अगर इनमें से जो प्लैनेट अच्छा हो गया, उसकी दूसरी राशि भी अच्छी हो गई, उसके नेगेटिव रिजल्ट कम हो गए, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई। हर राशि में अच्छे और बुरे दोनों चीजें हैं। तो जिसकी दोनों राशि अच्छी है वही राजयोग है। मान लीजिए जुपिटर
दे रहा है ये राजयोग, है ना। तो 9 और 12, तो 12 के खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, 12 के भी अच्छे मिलेंगे। 9 तो था ही अच्छा और 12 भी अच्छा हो गया, तो जुपिटर फैंटास्टिक, राजयोग बना दिया। हर प्लेनेट की 2 राशि है, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दीजिए, एक अच्छी और एक कम अच्छी या खराब, या तो कम अच्छी होगी या खराब होगी। जैसे शुक्र की 2 नंबर राशि इज वेरी गुड, 7 नंबर इज रिलेटिवली नॉट गुड। हालांकि बहुत सारे लोग 7 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं, जब जिनका बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन क्योंकि उस राशि का सिंबल ही लिब्रा है, बैलेंस करने वाला, तो वो बेचारा बैलेंस ही करता रहता है। 7 नंबर राशि लाइफ में, बर्थ चार्ट में जहां पड़ी वहां आपको बैलेंसिंग ही करनी है, ये आप लिखा के आए हैं। अच्छा, अब आइए मरकरी 3 and 6, 6 नंबर क्या है? 6 नंबर बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल क्या करा रही है? डिस्प्यूट, डिजीज, लोन्स, नौकरी, यही तो करा रही है। तो 3 और 6, और 6 नंबर राशि आप, और 3 नंबर राशि क्या कर रही है? जिंदगी में बार बार 2 राय पे कंफ्यूजन क्रिएट करती है, कभी इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो 3 और 6 दोनों मिल गए। अब ऐसे में आपका मान लो मरकरी कुंडली में केंद्र में आ गया, 1 4 7 10, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी एक्सेप्शन है, अभी अगर ये एग्जॉल्टेड होके आ गया तो मजा आ गया, लेकिन अगर ये एग्जॉल्टेड होके नहीं आया, नीच का होके आया तो मजा जरा कम आया। अच्छा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, जुपिटर के लगन हो यानी 9 या 12, तो मरकरी का ही 7वां और 10वां घर होगा, या 4था और 7वां घर होगा, उसमें एक स्पेशल रूल है, उसमें अच्छा नहीं मानते। which is केंद्र का आप 3 6 9 और 12 4 राशियां जो अगर केंद्र में पड़ी, तो अगर 3 नंबर केंद्र में पड़ी तो 7वें और 10वें घर में जुपिटर की 2 राशियां, तो जुपिटर का लगन केंद्र में होना अच्छा नहीं मानते। ये एक स्पेशल रूल है। अगर जुपिटर का लगन हुआ तो 3 और 6 भी लगन केंद्र में ही आएगी, या तो 4थे 7वें में आएगी, या 7वें 10वें में आएगी, सीक्वेंस में रहेगी। तो ऐसे में इसका वहां रहना अच्छा नहीं मानते। ऑल्दो ओन साइन होता है तो रिलेटिवली प्रॉब्लम कम आती है। कैसे? मरकरी का लगन हो, जुपिटर 7वें घर में बैठा हो, सजिटेरियस आ गया, जमनाय लगना, जुपिटर इन 7th हाउस में आ गया, तो 7वें घर का जुपिटर हालांकि मरकरी वालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बट इतना बुरा नहीं ये क्योंकि अपनी राशि में आ गया इसलिए इतना खराब नहीं है। अपनी राशि नहीं होती तो मजा तो और भी आउटशाइन कर जाता। कितना इंटरेस्टिंग है ये। ये बिल्कुल सिंपल थीम है। अब आप देखिए, शनि पकड़ लीजिए, शनि केंद्र में आ गया, ठीक है, और उसको मान लो बृहस्पति का एस्पेक्ट भी मिल गया। अब ये देगा राजयोग, ये देगा राजयोग, और ये जबरदस्त राजयोग देगा। जिस भी राजयोग को बृहस्पति देख ले वो राजयोग आपको आउटशाइन कराने के लिए ही आया है। तो पंच महाभूत हो और उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए तो आप देखिए लाइफ इज डिफरेंट। ये लोग होते हैं जो सेलेक्टिव लोग होते हैं दुनिया में, जो टॉप नॉच पीपल होते हैं, जो अपने दशा अंतरदशा में एकदम राइज कराते हैं। ये वही सो ब्यूटीफुल। आई एम श्योर सर कि आज हमारे व्यूअर्स ने अपनी कुंडली में डेफिनेटली इन प्लेसमेंट्स को चेक किया और बहुत मज़ा आया मुझे। तो आई थिंक मैं खुद भी बहुत सारे कनेक्शंस बना रही थी और हमेशा की तरह बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था ये, एंड इट वाज लवली टू learn from your wisdom today, and I'm sure कि ऑडियंस ने भी उतना ही सीखा होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि आपको और कौन से योगों के बारे में जानना है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नमस्कार। तो आप मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग बन रहा है, क्या आपको उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसका जो बेनिफिट है वो फील हुआ है अपनी लाइफ में? अगर नहीं हुआ तो शायद उसका टाइम नहीं आया हो। जैसा सर ने कहा कि हर राजयोग का टाइम आता है जब वो एक्टिवेट होता है। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, कितना आपने रिलेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से ऐसे राजयोगों पर या और कौन से एस्ट्रोलॉजी के कोर टॉपिक्स को मैं लेकर आऊँ आपके लिए, और आप अपने चार्ट से उन्हें मैच करें और सीखें। एंड आई एम श्योर कि आज का ये पूरा पॉडकास्ट ना एक मास्टर क्लास ही था। सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर you are as well. This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.